कि जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके वाला 2.0 में। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिस देश के अंदर आप रह रहे हो ना, उस देश को अगर किसी व्यक्ति ने अगर बनाया है ना, हो सकता है आज़ाद कराने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक देश को एकता के सूत्र में जिस व्यक्ति ने आज बांध के रखा था ना, जिस इंडिया के अंदर आप रह रहे हो ना, हो सकता है अगर वो व्यक्ति नहीं हो सकता है तो इंडिया के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या पूर्व से लेकर के पश्चिम तक यात्रा करने में लग सकता है 6 से 7 प्रकार के वीज़ा भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि ये देश आज एक देश नहीं होता, अलग अलग देश का टुकड़े हो जाते। हो सकता है राजस्थान एक अलग देश बनता, गुजरात एक अलग देश बनता, कश्मीर एक अलग देश बन सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की बदौलत जिस देश में रह रहे हो उस देश को एकता के संगठन में बांधने का जो काम किया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, सरदार वल्लभ पटेल के बारे में हम बात करेंगे कि जन्म 31 अक्टूबर 1875 में उसका जन्म हो जाता है। उसकी बिल्कुल ही नॉर्मल फैमिली की परिवार में उसका जन्म होता है। पिताजी गरीब होते थे। उसको लोहा पुरुष भी कहता था क्योंकि बचपन में उसके हाथ में एक फोड़ा हुआ था, उसमें पस लग चुकी थी और डॉक्टर के पास जब ले जाया गया था, डॉक्टर ने उससे सीधे तरीके से कहा गया कि इसमें गर्म लोहा, जलता हुआ लोहा डालना पड़ेगा, और सभी लोगों ने मना भी किया, उसके माता पिता ने मना भी किया था, लेकिन उस व्यक्ति के पास विल पावर थी कि उस व्यक्ति के पास दर्द करने की क्षमता इतनी थी कि उन्होंने डॉक्टर सीधा जो गर्म जलता हुआ लोहा लेकर के अपने फोड़े के अंदर डाल दिया और फोड़े को फोड़ दिया वहाँ से। मतलब आप देख सकते हो कि बचपन से ही उस व्यक्ति के अंदर काम करने की बड़ी दृढ़ इच्छा और अपने आप को उसके योग्य बनाने की क्षमता थी कि उसका 31 अक्टूबर 1875 के गुजरात के अंदर उसका जन्म होता है। उसके पिताजी मतलब एक नॉर्मल फैमिली में उसका जन्म होता है। उसके पिताजी 1857 के भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम में उसके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान भी था। ये खुद पढ़ने में ठीक ठाक थे और ये गरीब परिवार से थे, तो बचपन के अंदर अपने दोस्तों के साथ मिल करके जो बुक पढ़ते थे और इस प्रकार के उन्होंने परीक्षा दी थी और स्कूल के एग्ज़ाम की पास करते और स्कूली शिक्षा पूर्ण तरीके से प्राप्त कर ली थी। जैसे स्कूली शिक्षा प्राप्त कर दी उसके बाद फिर आगे उन्होंने लोहे की शिक्षा अर्जित कर दी और एक लोहे की जब कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया और पूरे कॉलेज के अंदर सेकंड रैंक लेके आ गए, यानी लोहे, और एक बहुत बड़े वकील बने और वकील तो जाने माने वकील बन गए थे। लल्लू पंगुनी बहुत बड़े वकील बन गए, उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उसको हराने के लिए, बहुत बड़े वकील बने। देखिए दरअसल में हुआ ये था कि पहले ही महात्मा गांधी से बहुत बड़े विरोध में थे। विरोध का मतलब ये था कि महात्मा गांधी से इतने प्रभावित नहीं, ये मानते थे कि अगर फकीर की तरह चलने से देश कोई आज़ाद होने वाला है नहीं, आप इतनी बड़ी बड़ी ब्रह्मचर्य का पालन करने से कोई देश किसी तरीके से आज़ाद हो सकता है। लेकिन हुआ ये था कि जब कुछ समय के बाद महात्मा गांधी से बहुत बड़े प्रभावित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के अंदर इस प्रकार से कहा था कि अंग्रेजों को किसी प्रकार के सहयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ से ये बहुत बड़े प्रभावित हो जाते हैं और उन्होंने अपने खुद के जो कोट था इस कोट को उतार करके फेंक दिया। और अब देखिए ये काम चलता रहता, महात्मा गांधी से उनके संपर्क में आ रहा था। उसके बाद फिर ये धोती कुर्ता पहनते हैं और फिर ये लगातार अपने काम को आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन दरअसल हुआ ये था कि धीरे धीरे उनकी आगे बढ़ता रहा और फिर 1928 के अंदर बारदोली सत्याग्रह होता है। बारदोली सत्याग्रह का ये होता है कि इसमें देखिए कि गुजरात के अंदर स्थित जो बारदोली था ना, वहाँ के किसानों की फसल बहुत ही तरीके से बर्बाद हो गई कुछ साल में। जब 1928 के अंदर किसानों की बारदोली के स्थित जो किसान थे उसकी जो फसल बर्बाद हो गई थी, तो अंग्रेजों ने क्या करते, फसल बर्बाद होने के बाद भी 6% से लेकर के सीधे 22% तक का टैक्स बढ़ा दिया। यानी 6 से 22% का बहुत बड़ा टैक्स होता रहा। अब उन्होंने कहा या तो तुम टैक्स भर लो या फिर ज़मीन हमारे नाम कर लो। तो हुआ यह था कि किसी भी ज़मीन को लेने से पहले किसान के पास ये था अंगूठा या साइन करवा दिया जाते थे। तो उन्होंने जब वो वहाँ पहुँचे, ये समस्या जब गांधी जी के पास है, तो गांधी जी ने सरदार सीधे तौर पर क्या, महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुजरात की बारदोली के लिए भेज दिया और सरदार वल्लभ पटेल वहाँ जाकर कुछ समस्या को देखा और सुना और उनको पता चला कि अंग्रेज क्या करते हैं कि बारी बारी से व्यक्ति की नीलामी लगती है कि आज इस व्यक्ति के पास जाएंगे, उसकी ज़मीन लेंगे और टैक्स लेंगे। तो उस व्यक्ति को सरदार वल्लभ पटेल ने उसको गायब कर दिया। वहाँ से उस व्यक्ति को 5-6 महीने के लिए उसे गायब कर देते। अब अंग्रेज बहुत परेशान हो गए थे कि अब करे क्या, जिस व्यक्ति के पास जाओ व्यक्ति वहाँ से गायब, जिस व्यक्ति पे घर के नीलामी ज़मीन की नीलामी करने के लिए व्यक्ति वहाँ से गायब। ये सारा खेल सरदार वल्लभ पटेल कर रहे थे क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी जासूसी उन्होंने लगा रखी थी। उसको पता था कि आज अंग्रेज किसके घर जाने वाले हैं। अंग्रेज बहुत परेशान हो गए और परेशान होकर अंग्रेजों ने फाइनली 6 से जो 22% टैक्स बढ़ाया था उन्हें पुनः घटाकर 6% टैक्स करवा दिया। और बहुत बड़ा मतलब ये कह सकते हो कि बारदोली की इस सत्याग्रह को सफल बनाने में सरदार वल्लभ पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा। और वहाँ के महिलाओं ने खुश होकर उनको सरदार की उपाधि पर दी। सरदार मतलब तुम हमारे यहाँ के प्रमुख नेता हो। मैं ये बढ़ता गया, लेकिन हम चलिए मेन पॉइंट हमारा ये था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आखिर फर्स्ट प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, महात्मा गांधी उसको पहला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया। कि देखिए दरअसल ये होता कि सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, 1946 की बात है, जब विश्व के अंदर सेकंड वर्ल्ड वार के समय इंग्लैंड की स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। अब इंग्लैंड की स्थिति लगातार कमजोर हो गई थी। अब इंग्लैंड को लगा था कि अब 1-2 साल के अंदर हम इंडिया को आज़ाद करा के अपने को यहाँ से भागना है।
उससे पहले उन्होंने कहा 1946 में एक वर्किंग कमेटी बैठक बुलाई। वर्किंग कमेटी ये होती है कि जब पूरे इंडिया के अलग अलग प्रांतों से व्यक्ति चुन के आते और उसमें से एक वर्किंग कमेटी बनाई थी और उसका एक प्रमुख अध्यक्ष बनाया था और ये बात की थी कि 1946 में जो व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा वो स्वतंत्र भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जब 1 साल के बाद अब देश आज़ाद होने वाला था तो 1946 के अंदर बहुत सारे व्यक्ति आए कि उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, गांधी जी भी थे, JP कृपलानी भी थे, यानी बहुत सारे जवाहरलाल नेहरू भी थे, सभी लोग शामिल थे। अब इसमें वोटिंग करवा दी गई। जो वोटिंग करवा दी गई तो इसमें से 15 सदस्य वोट डाले गए। उसमें से 15 वोट थे। 15 वोट में से 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ गए थे और 2 वोट थे JP कृपलानी की तरफ और 1 वोट उसका पता ही नहीं चला किसके पास चला गया। यानी कि जो नेहरू जी थे उसके पास 00, नेहरू जी के पास कोई वोट नहीं आई। अब सभी लोगों ने बहुत खुशी हो गई क्योंकि सरदार वल्लभ पटेल बहुत एक पॉपुलर व्यक्ति थे, सभी लोग उसके जाने माने व्यक्ति होते में से माने जाते थे। महात्मा गांधी ने उसके पास में बैठे सरदार वल्लभ भाई पटेल के और उसके साथ में ही पास में बैठे थे जवाहरलाल नेहरू से पूछा, जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं बोला। और फिर अब हुआ या कि नेहरू जी कुछ नहीं बोलते तो महात्मा गांधी को पता चला था कि अब नेहरू सेकंड जो नंबर पर कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, उसको हमेशा फर्स्ट नंबर पर आना चाहिए था। तो महात्मा गांधी ने तुरंत ही कुछ चिट्ठी लिख करके पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल को देते। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखते हैं, पढ़ लेते और पढ़ने के बाद सीधी चिट्ठी को अपने जेब में डाल देते और उसको पता चलता और कुछ समय के बाद फिर अपना नाम वापस लेते कि मैं अपने अध्यक्ष की दावेदारी पर पीछे हटाता हूँ। जब उपस्थित सभी लोगों ने बहुत शौक हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर फाइनली महात्मा गांधी ने अनाउंस कर दिया कि अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्थान पर कौन बनेंगे देश के, या इसका जो अध्यक्ष होगा वो जवाहरलाल नेहरू बनेगा और स्वतंत्र भारत का पहला जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो बनेगा, जो प्रधानमंत्री होगा वो बना सरदार वल्लभ भाई पटेल न बन करके जवाहरलाल नेहरू बनेगा। पूरी मीडिया ने आकर के महात्मा गांधी से ये सवाल पूछा कि सभी लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक अध्यक्ष के रूप में सुना गया था, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया कि उसके नाम वापस ले गए और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे प्रेरित किया और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उन्होंने कहा था कि देखिए नेहरू ये है कि मेरी बात मानने वाला नहीं है, सरदार पटेल हर बात मेरी मानता है और नेहरू अगर मेरी बात नहीं माने और इसको अगर प्रधानमंत्री बना दिया, पटेल को बना दिया, नेहरू किसी कारण से अगर कांग्रेस के अंदर फुट पड़ जाए तो अंग्रेज उसका फायदा उठाएंगे। गांधी जी इस बात पर अड़े हुए थे कि अगर अंग्रेज को थोड़ा भी फायदा मिला था, अंग्रेज अब स्वतंत्र भारत होने वाला, लेकिन अब निश्चित रूप से अब कुछ ना कुछ झमेला होने वाला है। तो गांधी जी ने ये बात मानते हुए उन्होंने सरदार वल्लभ पटेल को लिखा। सरदार वल्लभ पटेल ने ये बात एक्सेप्ट कर दी कि नहीं, मुझे पद से कोई काम नहीं है, अपने अगर पद से कोई महत्वता नहीं है, उन्होंने कहा कि पद नहीं मिलेगा तो भी अपने देश के काम करना और देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है। ये काम उन्होंने करके दिखाया, सरदार वल्लभ पटेल ने करके दिखाया। तो देखिए सबसे उसकी मेन ताकत थी वो देश को विभाजन करने की थी कि उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को, साम दाम का मतलब बातचीत के माध्यम से सभी भारत की 565 रियासतों को एकीकरण करने में बहुत बड़ा योगदान था। लगभग सभी एकीकृत करती हुई 2-3 रियासत थी जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसे मामले में उन्हें थोड़ा बहुत अलग से काम दंड और भेद की नीति भी अपनानी पड़ेगी थी। देखिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर एक राजस्थान की जोधपुर रियासत बहुत बड़ी थी। यहाँ के शासक था हनुमंत सिंह। था हनुमंत सिंह पाकिस्तान के साथ मिला था। मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके साथ कोरे कागज पर लिख करके साइन करवा दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर आप तुम्हारे पाकिस्तान में मिल जाते हैं तुम्हें कराची का बंदरगाह दिया जाएगा, बहुत आने जाने की सुविधा दी जाएगी, आपके पास मिलिट्री की फोर्स होगी वो भी देंगे, हम हर तरीके आपको सुविधा देंगे। और इतनी बड़ी सुविधा दी तो बहकावा में आकर के उन्होंने साइन कर दिए। लेकिन जब ये बात उसको सरदार वल्लभ पटेल को पता चली कि अगर क्योंकि जोधपुर इतनी बड़ी रियासत थी कि उसके आसपास के जितने इंडिया के मतलब राजस्थान के जितनी भी 19 रियासत थी सभी रियासत उनके पक्ष में चलती थी। जब अगर जोधपुर करेगा तो सारी, अगर इसका मतलब ये है कि अगर जोधपुर पाकिस्तान में मिलेगा तो ऑल इंडिया, और राजस्थान है जो पाकिस्तान में मिल जाएगा। और आप समझ सकते हो कि अगर किसी देश की अगर राजस्थान पूरा पाकिस्तान मिल जाए तो पाकिस्तान की सीमा दिल्ली के पास आ जाती है। और उसको पता चला कि अगर किसी देश की राजधानी के पास अगर दुश्मन देश की राजधानी आ गई तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है, मतलब बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। और इनको देखते हुए उन्होंने तुरंत बुलाया हनुमान सिंह था, हनुमंत सिंह को तुरंत बुलाया और उन्होंने कहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुम पाकिस्तान के अंदर मिलोगे तो तुम्हारे जो जितनी भी जनता हिंदू जनता और तुम्हें 1 मिनट के अंदर यहाँ से उखाड़ फेंक देगी। ये बात फिर उन्होंने अपने पावर के माध्यम से सरदार वल्लभ पटेल ने उनको भारत के अंदर मिलाने के लिए उन्होंने फिर साइन करवा दिया कि हम इंडिया के अंदर मिले। ठीक इसी प्रकार हैदराबाद और जम्मू कश्मीर इनकी बात, आप जूनागढ़ की बात करें कि जूनागढ़ के अंदर हुआ यह था कि जूनागढ़ के अंदर भी यहाँ की जो जनता थी वो हिंदू थी और जबकि शासक था वो मुस्लिम था।
जब शासक मुस्लिम था वो पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहता तो जब वीपी मेनन को भेजा, वहाँ पर वीपी मेनन ने शासक को कुछ किए बिना उसके आसपास के जो सामंत थे, छोटे छोटे सामंतों को उन्होंने अपने फेवर में करना शुरू कर दिया। सामंत ने विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया था कि हम हिंदू अगर पाकिस्तान के अंदर कैसे जा सकते, नहीं जा सकते। तो इस प्रकार की पूरी स्थिति बदल गई थी। और फिर उन्होंने कहा था कि शासक ने कहा था कि ऐसे करते हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वोट करवाते कि कौन लोग इंडिया में जाना चाहते, कौन पाकिस्तान में जाते थे। जब वोट करवा दिए कि तो लगभग आप एक 1,19,000 वोट इंडिया के पक्ष में आएगा और मात्र 91 जो वोट थे पाकिस्तान के पक्ष में गए। इस प्रकार के उन्होंने जूनागढ़ को भारत में मिला दिया। अब हैदराबाद की बात रही, हैदराबाद बहुत बड़ा विस्तृत था। देखिए हैदराबाद का भाई साहब कुछ अलग ही मैटर था कि हैदराबाद ये चाहता था कि देश आज़ादी 15 अगस्त 1947 मिले। इससे पहले 12 जून को उन्होंने कहा था कि हम स्वतंत्र हो गए, हम किसी भी पक्ष में नहीं, हमारे पास बहुत समृद्धशाली, हम अलग से देश बनेंगे। सरदार वल्लभ पटेल के सामने ये बहुत बड़ी समस्या आ गई, तो उन्होंने तुरंत ये कर दिया। उनके बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई थी, उन्होंने ये कर दिया कि अब कैसे भी करके उसको साम दाम दंड भेद की तरफ नहीं मिलाना चाहिए। तो उन्होंने सबसे मज़े की बात तो ये है कि हैदराबाद ने 20 करोड़ रुपये पाकिस्तान को दे दिए थे कि तुम अब कैसे भी करके इंडिया को लेकर के हथियार खरीदो और भारत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा भी कर दो तुम। जी ये समस्या जब सरदार वल्लभ पटेल को लगी, सरदार वल्लभ पटेल ने तुरंत फौज दी और उसको एक 5 दिन के अंदर पूरी भारतीय फौज ने उसकी घुट्टे टेक दी और इस प्रकार से पूरे इस हैदराबाद को कि भारत के अंदर मिला दिया। ये स्थिति फिर कश्मीर में हो गई थी। कश्मीर के यहाँ के शासक था हरि सिंह था। अब हरि सिंह हिंदू शासक था और उसकी पूरी जनता मुस्लिम शासक थी। आप समझ सकते हो कि 22 अक्टूबर 1947 को देश आज़ाद के कुछ समय के बाद ही 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की कुछ घुसपैठियों ने कश्मीर में आकर के घुसपैठी करना शुरू कर दिया। और हुआ ये था कि कश्मीर के जो आसपास के जो मुस्लिम थे ने, जो लोकल यहाँ के मुस्लिम थे, वो पाकिस्तान की तरफ मिल गए, पाकिस्तान की आर्मी में मिल गए। अब उनके जो हरि सिंह के बाद बहुत बड़ी समस्या आ गई। उन्होंने तुरंत भारत के जो प्राइम मिनिस्टर से उससे संपर्क किया और वीपी मेनन वहाँ सीधे प्राइम मिनिस्टर से संपर्क किया और सरदार वल्लभ पटेल ने वीपी मेनन को सीधे भेज दिया वहाँ पर और कहा कि तुम हस्ताक्षर कर दो, तुम चिंता नहीं करना, हमें आपके जो पूरी के पूरे राज्यों को हम सुरक्षित कर लेंगे। उन्होंने साइन करवा दिया कि हम आपके भारत के अंदर मिलना चाहते हैं। इस प्रकार के पूरे क्षेत्र को शामिल कर दिया। उसको पता था कि सरदार वल्लभ पटेल को कि ये आने वाले में बहुत बड़ी समस्या करती है। धारा 370 लगाई थी उस समय, एक विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन सरदार वल्लभ पटेल ने स्पष्ट रूप से काट के भीष्ट लिख दिया था कि जब संसद से आए तो उसमें इसका मतलब जब भी संसद से आएगी तो उसमें समाधान कर सकता है। और यही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी संसद के अंदर एक सम्मेलन बैठा करके मतलब संसद के बहुमत के माध्यम से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया और आज फाइनली पूरा भारत एकता के संगठन में बन गया। कि आप सबको पता चला होगा कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो पद से नहीं बल्कि अपने कामों से जाना जाने वाला व्यक्तित्व था। इसके बारे में आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो अच्छा लगा तो ऐसा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम ऐसे ही नए वीडियो आपको लाएंगे। और साथ में बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें ताकि सीधे नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हो।